हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस फ्रेमवर्क एनालिसिस में हम लोग एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर काफ़ी इंसाइटफुल लग सकता है, बिकॉज दिस इज द फ्रेमवर्क दैट आई हैव बीन पर्सनली यूजिंग। एंड इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर तीनों ही पैरामीटर्स फिट होते हैं एक स्टॉक या एक बिजनेस के अंदर, तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं दैट द बिजनेस माइट डू वेल। तो अगेन द आइडिया ऑफ दिस फ्रेमवर्क सीरीज इज कि इन्वेस्टिंग इज अ वास्ट फील्ड, यानी इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत लिटरेचर है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। पर अगर हम हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके फ्रेमवर्क्स में सीखें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कौन से फ्रेमवर्क की बात करेंगे? द नेम ऑफ द फ्रेमवर्क इज TVG फ्रेमवर्क। क्या नाम है फ्रेमवर्क का? TVG फ्रेमवर्क, दैट इज थीम, वैल्यूएशंस एंड ग्रोथ। तो अगर हम TVG फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो टिपिकली थीम, वैल्यू एंड ग्रोथ, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ स्टॉक और अ सेक्टर टू डू वेल। थीम की हम बात क्या करते हैं? थीम की हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी सेक्टर को टॉप डाउन देखते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि यार सेक्टर की ग्रोथ क्या आ रही है, ग्रोथ इन टर्म्स की सेक्टर का ग्रोथ रेट्स क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री 13 to 15% पे बहुत लंबे समय से ग्रो कर रही है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री आफ्टर गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया कि इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चरिंग करनी है डिफेंस इक्विपमेंट की, उसकी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो वो देर इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेंड भी हो रहा है एंड देयर इज अ ट्रांजिशन ऑल्सो दैट इज हैपनिंग एंड ट्रांसमिशन में भी बहुत केपेक्स हो रहा है। फिर अगर हम थीम्स की बात करते हैं कि थीम्स खराब भी हो जाती है, जैसे अगर इंडिया में कसिनो इंडस्ट्री है तो उसके अंदर एक खराब रेगुलेशन आ गई, उन पे 16,000 to 20,000 करोड़ के GST की डिमांड करी गई है, राइट। सिमिलरली अगर हम एथेनॉल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उनको बोल दिया कि जो शुगर केन जूस है यू कैन बेसिकली आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो पूरा वैल्यू चेन इस टाइम पे इट इज गोइंग थ्रू अ हेडविंड पीरियड। तो थीम जो टॉप डाउन एनालिसिस है वो करना बहुत जरूरी है। और टॉप डाउन एनालिसिस किस में आता है? टॉप डाउन एनालिसिस में टेल विंड्स भी आती है, हेडविंड्स भी आती है, सनराइज सेक्टर कौन सा है, सनसेट सेक्टर कौन सा है, ये चीजें भी देखनी बहुत जरूरी हो जाती है, राइट। तो थीम का हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड हम एक्चुअली हर एक पार्ट का करेंगे। फिर जब हम वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यूएशंस की बात करते हैं, सी नो मैटर वॉट एवर द स्टॉक दैट यू ओन, या फिर आप किसी भी बिजनेस या स्टॉक को देखेंगे, नो स्टॉक कैन बी बॉट एट एन इनडेफिनेट प्राइस। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। आज 5 साल हो गए इस बात को, राइट। चाहे हम पेंट्स वाली कंपनी की बात करें या इनरवेयर कंपनी की बात करें, या तो हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, या तो फुटवेयर कंपनी की बात करें, देयर आर टन्स ऑफ सच एग्जांपल्स। या तो हम एक ER&D बिजनेस की बात करें, आज से हमने 2 साल पहले इस चैनल पे उस बिजनेस की वीडियो बनाई थी कि द वैल्यूएशंस लुक वेरी एक्सपेंसिव। हमने एक एक्सपेक्टेशन एनालिसिस बनाया उसका एक रिवर्स DCF में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नो मैटर व्हाट स्टॉक इट इज नॉट वर्थ एन इनडेफिनिट प्राइस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो वैल्यूएशंस में क्या सीखेंगे इस वीडियो के अंदर? हम लोग सीखेंगे कि पेग रेशियो क्या होती है, हम लोग सीखेंगे कि P2P एनालिसिस क्या होता है, हम लोग सीखेंगे कि हम रिवर्स DCF करके कैसे एक स्टॉक की एक्सपेक्टेड वैल्यूएशंस जान सकते हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट करी है इसमें से, क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट्स क्या है। बिकॉज वैल्यूएशन इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी भी स्टॉक के लिए 60 से ज़्यादा PE दे रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर चेक करना। अगर 60 से ज़्यादा PE दे रहे हो और ग्रोथ नहीं आती तो इट बिकम्स वेरी रिस्की। आइडली तो आपको पेग रेशियो 1.5 से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, बट अगर आप एक्सीडेंटली कोई 70-80 PE का स्टॉक लेते हो और वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है तो वहाँ पे पिटाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम वैल्यूएशंस का बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। फिर फाइनली इट कम्स डाउन टू ग्रोथ। सो वैल्यू रिमेन्स वैल्यू, देयर इज नो ग्रोथ। तो कई लोग कहते हैं हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, कई लोग कहते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो आपको इस डिबेट के अंदर नहीं आना, बिकॉज ये डिबेट मेरे हिसाब से तो कोई इसका सेंस ही नहीं है। बिकॉज देयर इज नो वैल्यू इन अ कंपनी, देयर इज नो ग्रोथ, right? That is something that you must remember. And there is no money that an investor makes in a growth stock if there is no value. अगर एक कंपनी की ऑलरेडी 200 की PE चल रही है और उसकी ग्रोथ 50% आ रही है तो बेसिकली देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर यू। जो .com बबल हुआ था 2000 में, लोगों को उससे याद होएगा। तो ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रोथ इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स से क्या गलती होती है कि दे जस्ट बाय अ वैल्यू स्टॉक फॉर द सेक ऑफ वैल्यू, कि यार ये वैल्यू है, कभी ना कभी ये चल जाएगा। पर अगर आपके पास ग्रोथ ब्रिज नहीं है तो व्हाट कैन हैपन, इसकी 3-4-5 ईयर्स के लिए बैठे रहेंगे और सिर्फ वैल्यू रहेगा, इट वोंट वर्क, राइट। तो ग्रोथ ब्रिज बनाना एक बिजनेस के अंदर इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड ग्रोथ ब्रिज कैसे आता है कि आपको सोचना है कि इंडस्ट्री के इस टाइम पे टेलविंड्स है, हेडविंड्स है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि इस कंपनी के मार्जिन अभी एक्सपैंड होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर आपको ये सोचना है कि किस टाइप की इंडस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं साइक्लिकल इंडस्ट्री पढ़ रहा हूँ या एक स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री पढ़ रहा हूँ।
देन यू हैव टू थिंक व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ कि क्या ये कंपनी ग्रो करेगी बाय अ मल्टी ईयर केपेक्स एट द कंपनी अनाउंस्ड, या फिर कंपनी केपेक्स करके बैठी हुई थी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब बढ़नी चालू हो गई. दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट ग्रोथ, बिकॉज विदाउट ग्रोथ देयर इज नथिंग इन वैल्यू, राइट. इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि इस कंपनी अगर ऑर्डर बुक एक्सपैंड हो रही है तो क्यों एक्सपैंड हो रही है, एंड ऑर्डर बुक की अगर एग्जीक्यूशन हो रही है तो कब होती है. ऑल दोज थिंग्स लीड यू टू ग्रोथ. तो हमेशा आपको ये सोचना है कि व्हाट विल मेक दिस पर्टिकुलर बिजनेस ग्रो. काफ़ी लोग ये एनालिसिस नहीं करते, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट हम लोग वैल्यू के चक्कर में ले लेते हैं. बट अगर आप ग्रोथ के बारे में डेडिकेटेड नहीं सोच रहे तो अगेन इट्स अ मिस्टेक दैट यू हैव डन एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ वैल्यू इन्वेस्टर. यू हैव टू गेट बोथ ग्रोथ एंड वैल्यू पार्ट राइट. इस वजह से इन्वेस्टिंग इज अ गेम वेयर यू हैव टू से नो मल्टीपल टाइम्स. एंड ग्रोथ के अंदर हम एक चीज़ और थ्रो करेंगे अलॉन्ग विद वैल्यूएशंस एंड थीम में. थीम और ग्रोथ के अंदर हम लोग स्टेज एनालिसिस का भी इंपॉर्टेंस देखेंगे, बिकॉज सी इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि सेक्टोरल ब्रेकडाउन और जो सेक्टोरल अपटर्न्स होते हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस क्या होती है. एक बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय मिस्टर विलियम ओनील, उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि 60% ऑफ योर रिटर्न्स कम फ्रॉम व्हाट, दैट इज सेक्टोरल रिटर्न्स. चाहे आप एग्जाम्पल लेके देखिए, लास्ट 2 years में लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कैन यू नेम एनी केमिकल स्टॉक विच हैज डन सुप्रीमली वेल? The answer, it will be very difficult for you to name, maybe apart from 1 or 2, right? तो इसका मतलब क्या है कि जब सेक्टोरल ब्रेकडाउन होता है तो इट इज़ मच बेटर टू सॉर्ट ऑफ फॉर द टाइम बीइंग, चाहे हम कोई भी सेक्टर का बात करें, 2017-18 में NBFC था, या 2012 से लेके 20 तक रियल एस्टेट सेक्टर था, या 2014 से लेके 2020 तक होटल सेक्टर था, राइट. तो इट मीन्स इट इज़ बेटर टू बी कॉशियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर. एंड जब सेक्टोरल अपटर्न्स आते हैं तो लॉट ऑफ टाइम्स द अपटर्न्स डोंट लास्ट फॉर 1 year, दे लास्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स. सो अ गुड स्टॉक और अ गुड थीम विल गिव यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू बाय. अ बैड स्टॉक एंड अ बैड थीम विल गिव यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू सेल. इट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. एंड ये जरूरी नहीं है कि बैड स्टॉक या बैड थीम के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी आती है, बट वहाँ पे आपको अपना टाइम होराइजन इन लाइन रखना पड़ेगा. विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस. इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस ड्रॉप अ TVG इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज हम लोग पूरा जो एनालिसिस है उसको थीम, वैल्यू एंड ग्रोथ में लेके जाएंगे. एंड हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं थीम पार्ट ऑफ द वीडियो से. तो जब हम थीम वैल्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थीम से. तो थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. तो थीम के अंदर द थिंग्स जो आती हैं दैट इज़ टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि जो आप कंपनी पढ़ रहे हैं क्या वो क्रोकोडाइल इन अ पॉन्ड है या शार्क इन एन ओशियन है. सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है रेगुलेशंस, कि क्या एक बहुत ही हैवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री को पढ़ रहे हो या फिर एक इंडस्ट्री को देख रहे हो जहाँ में लाइट रेगुलेशंस है. फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि इज इट अ ट्रेंडिंग सेक्टर और इज इट अ सेक्टर दैट इज आउट ऑफ फेवर, इज इट अ स्लो ग्रोइंग सेक्टर और अ फास्ट वन, तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ पे पता लग जाएगा. एंड फोर्थ चीज़ जो आती है दैट इज साइक्लिकलिटी ऑफ द सेक्टर, कि क्या ये सनराइज सेक्टर विद टेलविंड्स है या सनसेट सेक्टर विद हेडविंड्स है. एंड साथ ही साइक्लिकलिटी में क्या आप एक कमोडिटी सेक्टर पढ़ रहे हैं, क्या आप एक ऐसा सेक्टर पढ़ रहे हैं जहाँ पे प्लेयर्स के जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल एंड स्ट्रक्चरल रहते हैं. तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्रोकोडाइल इन अ पॉन्ड का क्या मतलब है. तो क्रोकोडाइल इन अ पॉन्ड का मतलब है कि इफ देयर इज अ लार्ज क्रोकोडाइल इन अ स्मॉल पॉन्ड, तो इट मीन्स कि उस क्रोकोडाइल ने उस पॉन्ड को ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बेसिकली हुआ कि अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तभी आएंगी जब वो पॉन्ड ग्रो करेगा या फिर आपको किसी और पॉन्ड में जाना पड़ेगा. तो एक रिस्क रहता है कंपनीज में. मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ. एक कंपनी है LG बालाकृष्णा ब्रोस करके, राइट, एंड इट्स अ वंडरफुल कंपनी, राइट. तो बहुत अच्छी कंपनी है, मार्जिन हाई है, सब कुछ हाई है, बट ये 2 व्हीलर चेन्स के अंदर है. तो 2 व्हीलर की इंडस्ट्री लास्ट 10 ईयर से नहीं ग्रो कर रही, अभी लास्ट 1 year से ग्रो कर रही है, बिकॉज TVS एंड हीरो मोटो तो अगेन एक टर्न अराउंड आया. बट अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही तो आपकी जो टॉप लाइन है उसका ग्रोथ 7-8% से ज़्यादा नहीं हो पाता. तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी 50 to 60% मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर. बट इन स्पाइट ऑफ कंट्रोलिंग दैट मच ऑफ मार्केट शेयर, द थिंग दैट हैपन्स इज दैट कि आप इंक्रीमेंटली और कैप्चर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्मॉल पॉन्ड के लार्ज क्रोकोडाइल बन चुके हैं. दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ टाइम एनालिसिस. सेकेंड आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ शार्क इन एन ओशियन. तो शार्क इन एन ओशियन का क्या मतलब हुआ. बेसिकली अगर आज आप इंडिया के अंदर स्टेनलेस स्टील ट्यूब की इंडस्ट्री देखते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो स्टेनलेस स्टील ट्यूब आपके
न्यूक्लियर एप्लीकेशंस पे यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, केमिकल्स में यूज़ होता है, जहाँ पे भी केपेक्स होता है वहाँ पे यूज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो इस इंडस्ट्री का अगर आप इंडिया के अंदर साइज लगाते हैं तो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर ये आज 3 लाख टन पर एनम की मार्केट है। तो ऑलमोस्ट 3 लाख टन पर एनम की मार्केट है, जिसमें से 1,90,000 टन इंडिया में डोमेस्टिकली बनता है एंड 1,10,000 टन चाइना से इम्पोर्ट होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो चाइनीज इम्पोर्ट था उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी टिल 2026 एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनिकली 10-12% पे ग्रो कर रही है। तो अगर 3 लाख टन की इंडस्ट्री जो 10-12% पे ग्रो कर रही है तो मतलब क्या है कि 30,000-36,000 टन का एडिशनल ग्रोथ एवरी ईयर वैसे ही आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं विच आर एक्टिंग लाइक अ शार्क इन एन ओशियन, बिकॉज 12-13% अगर आपकी ग्रोथ आ रही है एंड देर आर प्लेयर्स जिनका 5-10% ही मार्केट शेयर है, तो ये क्या इंप्लाई करता है? व्हाट दिस इंप्लाइज इज दैट कि दीज कंपनीज आर शार्क इन एन ओशियन बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री 12-13% पे ग्रो कर रही है। सिमिलरली अगर आप ट्रांसमिशन केपेक्स की बात करते हैं, इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक $500 बिलियन का ट्रांसमिशन में केपेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो कंडक्टर सेगमेंट के अंदर है, कोई केबल एंड वायर के अंदर है, राइट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज विच आर अवेलेबल ओवर है। तो वहाँ पे क्या मतलब होता है कि यार अगर इन प्लेयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहती है, जो केबल एंड वायर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई कंडक्टर्स बना रहे हैं, अगेन प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है, या कोई ट्रांसफॉर्मर ऑयल बना रहे हैं, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहती है तो अगेन इट कुड बी कि दीज प्लेयर्स आर लुकिंग एट अ वेरी लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ। एंड ये लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ आपको ऐसे समझना जरूरी है बिकॉज बीइंग अ शार्क इन एन ओशियन मीन्स कि अगर शार्क का साइज बड़ा हो चुका है आफ्टर बेसिकली अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट हैपेंस इज दैट द शार्क कैन कीप स्विमिंग इन द ओशियन अनलाइक अ क्रोकोडाइल इन अ पॉन्ड, जिसके लिए पॉन्ड लिमिटेशन बन जाती है। तो ये टैम एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज जस्ट अ रफ एग्जाम्पल, आप किसी भी इंडस्ट्री में करके देख सकते हैं। कभी कभी मतलब टैम का साइज बहुत खुल जाता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी ओपन हो जाता है। जैसे अभी जो यूएस के अंदर बात हो रही है बायो सिक्योर एक्ट की, जिसमें CRO और CDMOs चाइना की इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो जो इंडियन CDMOs हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो न्यूलैंड लैब्स का एग्जांपल हो गया, चाहे वो लॉरस का एग्जांपल हो गया, सिंजीन का एग्जांपल हो गया, मल्टीपल अदर्स हो गए, राइट। तो वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि आपको टैम शायद से इंक्रीज कर जाए। वाई सो? बिकॉज दिस रेगुलेशन कुड एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, बट नॉट राइट नाउ, मे बी आफ्टर 3-4-5 years डाउन द लाइन। बट दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट टैम ऑफ बिजनेसेस। तो टैम के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जिन भी बिजनेसेस में आपने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाएंगे, या तो वहाँ पे टैम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहेगा, या फिर वहाँ पे टैम लिमिटेड होएगा, बट लिमिटेड टैम में 10-12% की ग्रोथ होएगी। जैसे आपको एग्जांपल देखता हूँ, अगर हम माइंस की इंडस्ट्री देखते हैं, रिफ्रैक्टरीज की इंडस्ट्री देखते हैं, तो रिफ्रैक्टरी स्टील बनाने में यूज़ होती है, तो माने 2-4% कॉस्ट आता है। यहाँ पे 3-4 ही प्लेयर्स हैं रिफ्रैक्टरीज में। अगर इंडिया में स्टील प्रोडक्शन ग्रो करती है तो इट मीन्स कि रिफ्रैक्टरी वाले भी ग्रो करेंगे एंड आयरन ओर वाले भी ग्रो करेंगे। तो अगेन इट इज लिंक टू स्टील प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द डे। तो वहाँ पे स्टील प्रोडक्शन का डेटा ट्रैक आपके लिए करना जरूरी हो जाएगा। अगर 10% स्टील प्रोडक्शन ग्रोथ आ रही है तो मतलब रिफ्रैक्टरी ग्रोथ उसका 1.5-1.6 टाइम्स तो आता ही आता है, बिकॉज इट्स अ कंज्यूमेबल दैट इज यूज्ड। तो अगेन आपका टैम वहाँ पे स्टील प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। तो इसलिए आपको वहाँ पे जाके पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया का स्टील मिशन क्या है, कि इंडिया अपना कितना, मतलब अगर आज 120-140 मिलियन टन पर एनम का स्टील प्रोड्यूस कर रही है, तो बाय 2030 अगर 300 मिलियन टन का करना चाहती है, तो यहाँ से कैपेसिटी डबल करना चाहती है। सो दैट इज हाउ यू डू टैम एनालिसिस। टैम एनालिसिस के लिए आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, DRHPs पढ़ सकते हैं कंपनीज के। एंड आप ये जरूर देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको ये देखना चाहिए, एक सेक्टर में से आप डिफरेंट कंपनीज उठा रहे हैं, तो अगर आपको सही में जेन्युइनली जानने की इन कंपनीज का टैम ग्रो कर रहा है, तो आपको टॉप लाइन ग्रोथ देखनी चाहिए उन कंपनीज की इन 1 year, 3 year एंड 5 year होराइजन्स, एंड क्वार्टरली भी असेस करना चाहिए। जैसे अगर केबल एंड वायर सेक्टर की बात करें, यहाँ पे 3-4 कंपनीज हैं, तो मैंने आपको चारों कंपनी की बैठ के जो लाइक कॉमेंट्री है कॉनकॉल्स में वो पढ़नी चाहिए कि क्या ग्रोथ आ रही है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, चाहे वहाँ पे कोटक हो, ICICI हो, HDFC हो, इंडसइंड बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, तो आपको सबकी कॉन कॉल में से थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इस टाइम पे इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस है। बट चैलेंजेस के बावजूद भी कंपनी 15-17% की कंफर्टेबल लोन ग्रोथ दिखा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इवन दो ये बड़ी शार्क्स बन चुकी है, ओशियन के अंदर है, बट आज भी 15 से 17% पे ग्रो कर रही है। सो दैट इज वेयर टैम एनालिसिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो कंपनीज का टैम एनालाइज करना आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है थीम के अंदर जब हम आते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं थीम में। सी टाइम एनालिसिस एवरीथिंग नहीं है, कभी कभी सेक्टर्स हेडविंड में चल जाते हैं। जैसे IT सर्विसेज का एग्जांपल लेंगे तो IT सर्विसेज अभी हेडविंड में चलेगी। बट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि क्या सेक्टर बहुत हेविली रेगुलेटेड है या लाइटली रेगुलेटेड है। इससे क्या मतलब है कि हेविली रेगुलेटेड सेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आज पावर यूटिलिटीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे वो टाटा पावर हो, NTPC हो या अदर कंपनीज हो,
देखिए टैरिफ हाइक्स तो आ सकती है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट इट्स अ वेरी हेविली रेगुलेटेड सेक्टर, कि कल को गवर्नमेंट ने अगर इन पर कोई रेगुलेशन डाल दी कि नहीं यार आप आपको प्राइसिंग कैप करनी पड़ेगी, तो इट मीन्स कि देयर कुड बी अ ह्यूज डाउनसाइड रिस्क। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप सेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो बहुत हेविली रेगुलेटेड सेक्टर्स को जब भी पढ़ते हैं, तो देयर आर टू वेज टू डील विद इट। अगर आपको फिर भी बहुत लुक्रेटिव लग रहा है तो आपको पोजीशन साइजिंग से रिस्क को मैनेज करना चाहिए, पर अगर आपको मतलब नहीं समझ आ रहा तो अगेन काफ़ी केसेस में अवॉइड ही हो जाता है। बट पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हेविली रेगुलेटेड सेक्टर्स में। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे IEX के अंदर अभी रिसेंटली जो मार्केट कपलिंग की बात चल रही है कि IEX माइट बिकम फ्रॉम एन एक्सचेंज टू अ ब्रोकर, ब्रोकर की वैल्यूएशन अलग होती है, एक्सचेंज की वैल्यूएशन अलग होती है। या तो अगर हम कसिनो इंडस्ट्री में देखें जो डेल्टा कॉर्प के साथ हुआ कि उनके बाद इतनी बड़ी GST की डिमांड आ गई, सबको पता था कि ऑलरेडी बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बट जब हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में कोई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए कि वो भी थीम का पार्ट आती है कि हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में एक खराब रेगुलेशन आई तो अगेन आपने जो भी पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन साइजिंग उसकी करिए, काफ़ी ज़्यादा आपके प्रॉफिट छोड़ भी सकते हैं, एंड इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की एज वेल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इज दैट पोजीशन साइजिंग इज अ वे टू डील विद हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। शुगर इज ऑल्सो हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री बिकॉज एथेनॉल की प्राइसिंग अगेन डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, एंड शुगर में कितना प्राइसिंग होएगा, क्या कोटा आएगा, एक्सपोर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, अगेन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो अगेन जहाँ पे हेवी रेगुलेशन है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इंडस्ट्रीज को जब भी पढ़ रहे हो, देखिए रेगुलेशन हर इंडस्ट्री में, पर जहाँ पे बहुत हेवी रेगुलेशन है वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो थर्ड की एस्पेक्ट ऑफ थीम एनालिसिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको मार्केट्स पे तो ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ एंड अपने टूल पे दिखाता हूँ स्टॉक स्कैन्स पे, कि आप कैसे डिफरेंट सेक्टर्स का कौन सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है आप वो देख सकते हैं, एंड आज की मार्केट में कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, कौन से वीक सेक्टर्स हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। तो पहले जब हम थीम की बात करते हैं तो थीम को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज थीम हो या सेक्टर हो, टॉप डाउन बिजनेसेस शुड बी डूइंग वेल ओवर देयर। अगेन इट्स अ स्ट्रैटेजी, कई लोग हेडविंड्स में जाते हैं तो कई लोग टेलविंड्स में जाते हैं, तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको एक टेलविंड्स का एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। तो पहले तो हम लोगों का एक टर्म है फंडामेंटल ब्रेकआउट के नाम से। अब फंडामेंटल ब्रेकआउट क्या होता है कि व्हेन कंपनीज व्हिच हैव दिस स्लो ग्रोथ टैग अलोंग विद देम एंड फाइनली द रिजल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द साइकिल हैज टर्न फॉर देम। माने कि एक क्लास के सारे बच्चे नंबर 1 आने लग जाते हैं, या एक क्लास के सारे बच्चे 99% मैथ्स के अंदर लाने लग जाते हैं। तो इट मीन्स कि उस क्लास में जो टीचर है या उस क्लास के अंदर जो सिचुएशन है वो टर्न अराउंड हो गया है, उस क्लास का इन्वायरमेंट टर्न अराउंड हो गया है। दिस इज व्हाट फंडामेंटल ब्रेकआउट मीन्स। तो मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ कि थीम्स को कैसे कैच करना है। तो एक आपको स्मॉल एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आज आप 2 व्हीलर ऑटो एंक की इंडस्ट्री देखते हैं, 2 व्हीलर ऑटो एंक में क्या हो रहा है इस टाइम पे कि जो OEMs हैं 2 व्हीलर की, जैसे आइशर हो गया या TVS हो गया या होंडा हो गया, लाइक तो ऑल ऑफ देम आर ग्रोइंग फास्ट राइट नाउ, राइट। ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग ग्रोथ बिकॉज द रूरल इकोनॉमी स्टार्टेड टर्निंग। एट द सेम टाइम अगर 2 व्हीलर OEM अच्छा करेगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल इनफील्ड बिकेगी कंट्री में, तो बेसिकली ऑटो पार्ट्स भी बिकेंगे। तो सिमिलर एग्जांपल है, अगर आप YOY कंपैरिजन देखते हैं तो सिमिलरली अगर आप देखते हैं FEM इंडस्ट्री का 436 करोड़ का टॉप लाइन हैज गॉन फ्रॉम टू 558 करोड़। सिमिलरली शानदार का 765 करोड़ का टॉप लाइन 918 हो गया। LG बालाकृष्णा जो कंपनी ग्रो नहीं करती एक्चुअली में, उसका टॉप लाइन 523 करोड़ से 607 करोड़ हो गया। लूमैक्स का टॉप लाइन 608 करोड़ से 743 हो गया। वेराज ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 60 to 75 करोड़, वेराज शानदार का 68 to 98 करोड़। LG बालाकृष्णा का थोड़ा सबड्यूड है बिकॉज मार्जिन्स मतलब बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटेड सेक्टर है, एंड लूमैक्स इंडस्ट्री का 49 करोड़ से 66 करोड़। So basically these are signs that when a group starts doing together well, so that those are signs that the theme has started catching up, कि theme इस टाइम पे अच्छा करने लग गई है। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लार्ज प्राइवेट बैंक्स का एग्जांपल लेंगे इंडिया में, अगर आप एक ICICI को हटा देते हैं, एग्जांपल लेते हैं HDFC बैंक is flattish, not doing so well. Kotak Bank is flattish, not doing so well. But at the same time, the laggards of the previous bull market, that is SBI and ICICI Bank, both of them are doing well. That is where you have to develop this mindset कि यार मैं थीम कैच करना सीखूं, चाहे मैं टेक्निकली कैच करूं, चाहे मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के कैच करूं, चाहे मैं फंडामेंटली सीखना स्टार्ट करूं कि यार एटलीस्ट मैं लर्न करूं कि मैं कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स इकट्ठे ट्रैक कर रहा हूं। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो थीम के अंदर हम लोग मानते हैं कि देखिए टेलविंड्स और हेडविंड्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अब टेलविंड्स कई लोग पूछते हैं मुझसे क्या होती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं हेडविंड्स क्या होती है। तो टेलविंड्स क्या होती है बेसिकली कि व्हेनेवर द सेक्टर और द पर्टिकुलर बिजनेसेस दे स्टार्ट रिपोर्टिंग वेरी फास्ट ग्रोथ, तो इट मींस दैट द टेलविंड्स हैव एंटर्ड दोस पर्टिकुलर सेक्टर। तो टेलविंड्स का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जितनी भी वायर एंड केबल कंपनीज है, इस क्वार्टर में सबने अपना बोला कि अब हम 15% फॉर नेक्स्ट 5 years ग्रो करेंगे।
तो दैट जस्ट शोज अस कि वो सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है, क्योंकि Q4 के अंदर सारी कंपनीज के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है, चाहे वो KEI हो, पॉलीकैब हो, या हैवेल्स का केबल्स का डिवीजन हो, या डायनेमिक केबल्स हो, या इवन तक यूनिवर्सल केबल के अच्छे रिजल्ट है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि टेलविंड्स कैसे दिखती हैं, यूनिवर्सल केबल विच हैज बीन अ लैगार्ड इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर हैज रिपोर्टेड वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाऊं, यूनिवर्सल केबल्स एंड वेरी गुड रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो मतलब इनके लिए वेरी गुड रिजल्ट्स इज मार्जिन एक्सपेंशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कंपनी हैज आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ बीइंग लिस्टेड हैज अनाउंस्ड अ कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड अ केपेक्स ऑफ 277 crores। सो दैट जस्ट शोज अस एन एग्जांपल कि जब सेक्टर टेलविंड में आता है तो कंपनी क्या क्या करती है। सिमिलरली जब हम हेडविंड्स की बात करते हैं तो हेडविंड्स अगर हम देखते हैं कमोडिटी केमिकल्स की बात करते हैं, तो अगर आज इंडिया में कमोडिटी केमिकल्स जैसे केमप्लास, सनमार एक कर प्लेयर आते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हेडविंड्स कैसे दिखेंगे आपको, आप मार्जिन्स की कॉन्ट्रैक्शन देखिए कि मार्जिन्स लॉसेस में चलेंगे एंड मार्जिन्स आर बीइंग सिवियरली डिप्लीटेड। सिमिलरली अक्रॉस द कमोडिटीज जहाँ पे चाइना से बहुत एक्सपोजर है, चाहे आप SRF का भी एग्जाम्पल है, तो SRF अगेन इट इज वन ऑफ द better chemical companies versus the peers, but you still see the margins have contracted. That is why because the business scenario changed, because a lot of dumping started from China. तो again headwinds और tailwinds, मैं तो आपको बार बार क्या बोलूँगा कि आप जब भी जिस मार्केट एनवायरनमेंट में है तो एक हेडविंड्स और टेलविंड्स का अपने लिए कंपस बनाना चाहिए। कंपस कैसे बनाएंगे, तो एक तो आप पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियोज़ देखिए। एक तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइक SOIC की एक वीडियो है, ये देख लीजिए, एंड हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स की वीडियो आप जरूर देखना, राइट। तो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया कि हम रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स कैसे ढूंढें। एंड हम लोग अपना एक टूल भी बना रहे हैं जिसके अंदर हम आपको मार्केट ब्रेथ एनालिसिस में स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्गर लाइक वीकर सेक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे करें। सिमिलरली हेडविंड्स देखते हैं आज IT सेक्टर हेडविंड्स में, राइट। तो IT सेक्टर में कंपनीज कुछ हो सकता है चीप हो जाए, हम लोग भी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, पोस्ट रिजल्ट्स सोनाटा सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो इट हैज फॉलन ड्रास्टिकली। सिमिलरली अगर आप पोस्ट रिजल्ट्स HCL टेक्नोलॉजीज को देखते हैं तो इट हैज ऑल्सो टेकन अ स्टेज फॉर लाइक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। इन्फोसिस को एग्जाम्पल लेते हैं तो सिमिलरली डाउन ट्रेंड। अगेन मैं यहाँ पे चार्ट चाहे कंपनी का नाम भी ना बताऊँ, आपको बताऊँ कि एक सेक्टर के, तो चार्ट्स लुक आइडेंटिकल बिकॉज उस सेक्टर में हेडविंड्स आ गई इस टाइम पे। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है बिकॉज सी आई नो लॉट ऑफ पीपल फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं मानते टॉप डाउन सेक्टोरल एनालिसिस में, बट अगेन जिनको नहीं मानना आप मत मानो, जिनको मानना है आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टर हो, आप टैग इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे कि नहीं जी मैं तो 15, 20, 25 साल एक स्टॉक होल्ड करने वाला हूँ। यू आर हेयर टू मेक मनी, यू आर नॉट हेयर टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर टैग इज राइट, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट इवॉल्व इन इन्वेस्टिंग बिकॉज दे स्टक इन अ पर्टिकुलर टैग, राइट। तो ये बहुत एक गड़बड़ हो जाती है। और फिर हम हेडविंड्स कैसे ढूंढ सकते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे अगर कोई बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जैसे डेल्टा कॉर्प के साथ हुआ तो एक इवेंट हो गया हेडविंड वाला। सिमिलरली अगर और मैं बात करता हूँ कि लाइक मैं तो पोजीशन साइजिंग की बात करता हूँ कि जिन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी रिस्क होता है वहाँ पे पोजीशन साइजिंग लेस होती है। जैसे आज सेबी ने आई थिंक जितने भी जो मार्केट डेटा पब्लिश होता है तो जिन सर्वर्स के पास अर्ली एक्सेस होता है तो सेबी ने आज आई थिंक BSE NSE पे निकाला कि आप उनको अर्ली एक्सेस नहीं दे सकते, जो को लोकेशन होती है। तो जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर रेगुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे साइजिंग कम रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे कभी भी हेडविंड्स आ सकती हैं, चाहे शुगर का एग्जाम्पल हो, चाहे वो FNO रिलेटेड ब्रोकरेजेस या एक्सचेंजेस का एग्जाम्पल हो। सिमिलरली एग्जाम्पल देखते हैं कि जब एक सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ जाए, जैसे रिलैक्सो का एग्जांपल लेते हैं तो रिलैक्सो ने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी थी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपनी पोजीशन को रीअसेस करने के लिए। एंड एक टेक्निकल इन्वेस्टर तो आई थिंक ऑलरेडी जब उनका 20-30 वीकली EMA ब्रेक हुआ है तब देख लिया उन्होंने, आई थिंक यहाँ पे गोल्डन क्रॉस डाउन लगा था। एंड दैट इज वेयर अगेन देयर वर मल्टीपल इंडिकेशंस कि दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई वाज अगेन लोअर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई, नाउ दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई। तो डाउन ट्रेंड क्लियरली स्टार्टेड, राइट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जब एक हाईली वैल्यूड बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिशन आ जाए और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तो टॉप डाउन सेक्टर में ही हो सकता है गड़बड़ चल रही हो, जैसे अभी फुटवेयर सेक्टर के अंदर आज भी हो रहा है, राइट। कि जो मार्केट लीडर है लोअर कॉस्ट फुटवेयर के अंदर दैट इज नॉट डूइंग सो वेल। सिमिलरली कैंपस फुटवेयर का एग्जांपल लेंगे तो आपको यही दिखेगा, हमने वैल्यूएशन की स्टडी भी डाली है कि अगेन लोअर हाइज बीइंग फॉर्म, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज एंड मल्टीपल्स आर स्टिल ऑब्जर्व्ड, राइट। तो whenever headwinds come in a sector you have to be careful. Again headwinds led by competition, right? So अगर हम देखते हैं वेदांत फैशन, so again high multiple to begin with and again competition started coming. कैसा competition
कि आदित्य बिरला फैशन के जो ब्रांड है वेडिंग वेयर का, उन्होंने अक्रॉस द लाइक स्ट्रीट स्टोर्स खोल दिए। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल देखते हैं कि सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हुआ, इसके साथ और एग्जांपल देखते हैं कि रेमंड्स का एग्जांपल है, वो भी एथनिक वेयर के अंदर आ गए। तो अक्रॉस द स्ट्रीट जहाँ जहाँ मान्यवर खुला हुआ उसके स्टोर्स खोल दिए। तो टॉप डाउन उस सेक्टर के अंदर ही कॉम्पिटिशन बढ़ गया, जैसे आज पेंट्स के अंदर हो रहा है। देखिए, आपको कोई किताब नहीं लिखनी, आपको कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू रियलाइज और यू हैव टू एडमिट इज दैट हेडविंड्स एंड टेलविंड्स आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड इफ यू आर होल्डिंग कंपनीज विच आर एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, तो अगर वहाँ पे थीम खराब हो गया, सेक्टर खराब हो गया, तो गड़बड़ हो सकती है। तो थीम ढूंढनी कैसी है? हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ की आपको वीडियो बताई, आप उस रिलेटिव स्ट्रेंथ की वीडियो को जरूर देखना। एक थीम मैंने आपको ढूंढ के दिखाई कि एक 2 व्हीलर ऑटो एंक्स के अंदर इस टाइम पे थीम इस टाइम पे अच्छा कर रही है, चाहे वो एलिकॉन कास्टलॉय हो, चाहे वो शानदार हो, चाहे वो फीएम हो, चाहे वो प्रिकॉल, तो काफी टाइम से अच्छा कर रहा है। तो देयर आर दीज 4-5 एग्जांपल्स दैट यू कैन रिलेट टू कि उस टाइम पे उस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, राइट? सो दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थीम ढूंढना इंपॉर्टेंट है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ के वाइज कंपनीज को बाइफरकेट करना इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिकली अगर आज हम देखते हैं तो किन सेक्टर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है? मैन्युफैक्चरिंग में दिख रही है, कुछ CDMO में दिख रही है, कुछ फार्मा कंपनीज में दिख रही है, जो वेल्थ मैनेजर्स है फाइनेंशियलाइजेशन थीम में उनमें दिख रही है, पावर सेक्टर में दिख रही है, डिफेंस सेक्टर में दिख रही है, 2 व्हीलर ऑटो एंक्स के अंदर दिख रही है इस टाइम पे, शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। दीज सेक्टर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द मार्केट, राइट? वेयरएज हेडविंड्स कहाँ पे दिख रही है? हेडविंड्स मूवी एग्जीबिशन सेंटर में दिख रही है, आसबेस्टोस वाले सेक्टर में दिख रही है, एक कैश मैनेजमेंट कंपनी में दिख रही है। जैसे रेडियंट के रिजल्ट देखें तो कैसे रिजल्ट थे, वेयरएज द अदर वन इज डूइंग वेल, राइट? तो हेडविंड्स एंड लाइक रिलेटिव वीकनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। पर रिलेटिव वीकनेस में कभी कभी डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, वहाँ पे आपको टाइम होराइजन एक्सपैंड करना होता है। जैसे हो सकता है प्राइवेट बैंक्स के अंदर डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आई हो। जस्ट टू सम इट अप फॉर यू कि थीम में आपको क्या करना है, थीम में आपको कंपनीज, एक सेक्टर के अंदर डिफरेंट कंपनीज के जाके ईयरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को असेस करना है। एक कंपनी के अंदर एक कंपनी है उसके डिफरेंट सेक्टर्स में जाके आप ट्रेडिंग व्यू पे उनका सब सेक्टर इंडेक्स भी बना सकते हैं और उस पर 30 वीकली EMA भी लगा के देख सकते हैं कि कौन से अप ट्रेंड में, कौन से डाउन ट्रेंड में। तो 30 वीकली EMA अगर आपको ये सीखना है स्टेज एनालिसिस कैसे होता है, तो हम लोगों की एक वीडियो दी SOIC की स्टेज एनालिसिस के नाम से, जो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड के नाम से, टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड के नाम से SOIC की एक आपको ये दिस वीडियो यू कैन वॉच। सो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स कि यार हेडविंड्स कहाँ आती है और हेडविंड्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमें हेडविंड्स में डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो हम उसमें अपॉर्चुनिटीज देखें, बट थीम को एनालाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे आज 2 व्हीलर ऑटो एंक्स कर रहे हैं तो थीम का पार्ट बन रहा है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ TVG फ्रेमवर्क इज theme. Get the theme right. Get the theme right again and again. That is the first part of TVG framework. Now just before going forward, एक चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ईच एंड एवरी इन्वेस्टर डिफरेंट फेजेस में आते हैं। तो कई लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड्स करते हैं, विच इज एन एक्सेप्शनल थिंग टू डू। कई लोग होते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कई लोग हैं जो वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं, कई लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कई लोग अपना एग्जिट सिस्टम बनाते हैं इवन दो वो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, कई लोग स्टॉक स्क्रीनिंग को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं एंड कई लोग डिफरेंट सेक्टर्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं। दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग इज। तो SOIC मेंबरशिप में विच इज अ डिटेल्ड कोर्स ऑफ मोर देन 50 आवर्स, व्हाट वी हैव डन कि हमने 6 लेवल्स बनाए हैं। तो इन फर्स्ट लेवल ऑफ द कोर्स इट इज प्योरली मेंट फॉर बिगनर्स एंड यहाँ पे हमारे बहुत सारे डिटेल्ड अभी लाइव वेबिनार्स भी हो रहे हैं, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल प्लानिंग से लेके म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, हाउ टू गो अबाउट पिकिंग म्यूचुअल फंड्स, ETFs क्या होते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड के अंदर कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स वी एक्सप्लेन इन द फर्स्ट लेवल, दैट इज द बिगनर लेवल। सेकेंड लेवल इज कि जिनको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो उनको हम सेकेंड लेवल में सिखाते हैं हाउ टू गो अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस करेक्टली। थर्ड लेवल इज वैल्यूएशन एनालिसिस, जहां पे हम आपको ये सिखाते हैं कि आप एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं विद मल्टीपल केस स्टडीज। फोर्थ लेवल इज टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम आपको एक एग्जिट सिस्टम बनाना सिखाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की जगह आई विल नेम इट कि हाउ टू बिल्ड एन एग्जिट सिस्टम, कि इवन दो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं और वैल्यूएशंस भी सीख जाते हैं, बट अब हाउ आप इंडिपेंडेंटली एक एग्जिट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी टीच इन द लेवल 4। लेवल 5 में वी टीच यू हाउ टू गो अबाउट स्टॉक स्क्रीनिंग एंड स्टॉक स्कैनिंग। लेवल 6 में वी टीच यू हाउ टू बिकम अ सेक्टोरल एक्सपर्ट। एंड फाइनली इन अ क्रैश कोर्स, क्योंकि 50 आवर्स के आसपास का कोर्स है, क्रैश कोर्स 18 आवर्स का है, तो हमने लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक एक क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूड करा है।
So all of this is a part of one SOIC membership and SOIC has turned 4. तो अभी recently SOIC की 4th anniversary थी. So there is a limited time offer which you can use to sign up for the SOIC membership. जिससे आपको कुछ percentage discount to intrinsic value भी मिलेगा. So you can use the coupon code SOIC4 which is there in the description below. अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की. वैल्यूएशन की बात करनी क्यों जरूरी है? बिकॉज वैल्यूएशन एक लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, बट वैल्यूएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं. तो वैल्यूएशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग P2P एनालिसिस की बात करेंगे कि कैसे पीयर टू पीयर को आप एनालाइज कर सकते हैं साथ, कि कौन से पीयर की वैल्यूएशन सस्ती है एंड क्या जनरली उस सेक्टर के अंदर लोगों कंपनीज को वैल्यूएशन मिलती है. फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने हेडविंड और टेलविंड्स का बात करा था. सिमिलरली ऐसे एक एक्सपेक्टेशन साइकिल ऑफ स्टॉक होती है. तो कई लोग एक्सपेक्टेशन साइकिल ऑफ अ स्टॉक और सेक्टर समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते. तो हम एक्सपेक्टेशन साइकिल ऑफ अ स्टॉक या फिर सेक्टर की बात करेंगे. फिर हम रिवर्स DCF की बात करेंगे कि क्यों लाइक अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशंस आर इम्पॉर्टेंट. एंड फाइनली हम पेग रेशियो की बात करेंगे कि आपको कितना वैल्यूएशन पे अप करना चाहिए फॉर द ग्रोथ दैट यू आर गेटिंग. So this is what we'll discuss in the valuation series, and what we'll do is that we'll take tons of case studies. With this, let's start. तो TVG हम सेकंड पार्ट में आते हैं, that is थीम वैल्यू ग्रोथ में. अब हम वैल्यू की तरफ चलते हैं कि वैल्यू का क्या मतलब है. तो जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो माने कि स्टॉक की जो वैल्यूएशंस हैं दैट शुड बी रीजनेबल इन नेचर, दैट वी आर नॉट ओवर पेइंग फॉर बिजनेसेस. तो एक एग्जांपल देता हूँ. तो यहाँ पे सिरमा SGS टेक्नोलॉजी करके एक बिजनेस है. तो आज इसकी 80 की पी रेशियो है. कुछ समय पहले अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं सिरमा SGS का, तो पी रेशियो सिरमा SGS की पीक पे कितनी चल रही थी, ऑलमोस्ट 90 टाइम्स के आसपास की, राइट. एंड रिसेंटली अगर आप चेक करते हैं तो सिरमा SGS का अगर स्टेज एनालिसिस करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो बेसिकली अभी एक डाउन ट्रेंड के अंदर सिरमा SGS चल रहा है. सो व्हाट दैट मीन्स इज दैट कि वैल्यूएशंस क्योंकि इतनी हाई थी तो ग्रोथ उसके हिसाब से नहीं आई. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने एक आपको रिवर्स DCF सिखाया था आज से बहुत टाइम पहले, हमारे चैनल पे अवेलेबल है. मैं आपको वापस एक बार सिखाऊंगा. तो रिवर्स DCF हमें क्या बताता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एक कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितनी ग्रोथ की इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन है, हमें रिवर्स DCF ये सिखाता है. तो तिजोरी फाइनेंस पे आप रिवर्स DCF सीख सकते हैं. तो अगर हम यहाँ क्लिक कर दो तो यहाँ पे देखते हैं तो सिरमा SGS का जो प्रॉफिट है 107 करोड़ का था. कैश फ्लोज की तो बात नहीं ना करिए क्योंकि कैश फ्लोज तो 2 साल से नेगेटिव चल रहे हैं, राइट. अगर आप चेकेंगे यहाँ पे तो कैश फ्लोज लास्ट 2 ईयर से नेगेटिव चल रहे हैं. तो यहाँ पे अगर 107 करोड़ की अर्निंग्स है एंड अगर हम 10% का डिस्काउंट रेट लेते हैं कि हमें 10% का रिटर्न कमाने, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर 20 का पी एग्जिट पे देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आपको 20-25 के पी से ज़्यादा एग्जिट रेट नहीं मानना चाहिए. तो इस कंपनी को 40% से अपना पैट को ग्रो करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. ये हमें रिवर्स DCF सिखाता है. सिमिलरली अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसी ग्रोथ स्लो डाउन हुई तो स्टॉक में क्या हुआ, तो 123 करोड़ का पैट 124 करोड़ आया YOY. तुम्हारे कि ग्रोथ रेट्स स्लो डाउन हो गए बिजनेस के, राइट. तो ग्रोथ रेट बिजनेस का ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गया क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हो गई. सो व्हाट दैट हैज लेड टू डी रेटिंग ऑफ द स्टॉक. माने 670 के पीक से द स्टॉक हैज फॉलन टू 478, दैट टू इन नो टाइम, आई थिंक इन लास्ट 3 to 4 months. तो क्या आप एक कंपनी के लिए वैल्यूएशन दे रहे हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है. आई थिंक ऐसी हमने एक वीडियो करी थी अपने YouTube चैनल पे, दैट इज कैन ट्रीज ग्रो टिल स्काई. तो उसमें हमने टाटा एलेक्सी का एग्जांपल लिया था. उसका हमने रिवर्स DCF आज से 2 साल पहले करा था. द स्टॉक वाज नियर 8,000 to 9,000 रुपीज एंड स्टिल द स्टॉक इज समवेयर हवरिंग क्लोज टू दैट. आप उस वीडियो को देख सकते हैं ये पकड़ने के लिए कि कैसे हम हाईली ओवर वैल्यूड कंपनीज से थोड़ा दूर रह सकते हैं एज रिटेल इन्वेस्टर्स. सेकेंडली आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज ऑफ पेग रेशियो. तो हम पेग रेशियो को क्या कहते हैं, पेग रेशियो माने प्राइस टू अर्निंग्स अपॉन ग्रोथ रेशियो. तो अगर हम KEI इंडस्ट्रीज का यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देखते हैं तो KEI इंडस्ट्रीज का आज PE मल्टीपल है 67 टाइम्स का, whereas इनकी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है 20% के आसपास की. तो आज KEI का जो पेग रेशियो है वो 3.4 to 3.5 टाइम्स के बीच में चल रहा है. तो अच्छा पेग रेशियो इज आइडली बिलो 1.5 टाइम्स. जब KEI का 25 to 30 का मल्टीपल था, आई थिंक हमने चैनल पे भी कवर करा था. बट आज PE रेशियो चल रहा है 67-68 टाइम्स का. तो माने कि आज हो सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज इस बिजनेस के अंदर मिसिंग हो, बिकॉज आप एक्सपेक्टेड ग्रोथ के लिए 3.4 टाइम्स पी दे रहे हैं. मतलब आप जो ग्रोथ का और पी का बैलेंस है उसमें हम 3.4 टाइम्स ज़्यादा दे रहे हैं. आइडली 1.5 टाइम्स से कम देंगे तो बेटर रहेगा. एक और एग्जांपल दिखा दो, जैसे टाइम टेक्नोप्लास्ट का एग्जांपल लेते हैं. तो आज 20 का पी रेशियो है, अग्री. 20 के पी रेशियो के अंदर अगर हम बिजनेस के आज हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी की 40% ग्रोथ रेट आई है. तो माने कि 20 का पी रेशियो अपॉन 40% ग्रोथ कर देंगे तो 0.5 टाइम्स पेग रेशियो पे है, राइट. इट मीन्स कि फॉर द एक्सपेक्टेड ग्रोथ वन इज पेइंग लेस वर्सेस
के ही है जहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ के लिए यू हैव टू पे 3.4 टाइम्स, राइट, जो द पी रेशियो, पी अपॉन ग्रोथ रेट्स. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि अगर आपका पी रेशियो स्टॉक का सेम है इक्विवेलेंट टू द ग्रोथ रेट्स, देन उससे बेटर कुछ भी नहीं है. ग्रोथ रेट ज़्यादा है पी रेशियो है तो उसमें भी बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है. बट आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज दैट कि पेग रेशियो इज जस्ट अ सिंपल ह्यूरिस्टिक. तो हो सकता है मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी होती है वैल्यूएशंस के अंदर इन्वॉल्व, कि जैसे बीच में केबल एंड वायर बिजनेस 30p पे आ गया था एंड इट वाज ग्रोइंग एट 30%, राइट. सो अगेन पेग रेशियो 1 का हो गया था. So that is where you have to understand is that कि PEG ratio and reverse DCF are two potent tools that you can use in your arsenal. And जब से जितना ज़्यादा PEG ratio उतना रिस्की उस स्टॉक को होल्ड करना, बिकॉज अगर आपके पास एग्जिट सिस्टम नहीं है जो मेसोआईसी मेंबरशिप में सिखाते हैं, बिकॉज एक्सीडेंटली जब ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगी तो उन बिजनेसेस के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म हो जाता है. सिमिलरली अगर आपको रिवर्स DCF सीखना है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे भी सीख सकते हैं. तिजोरी फाइनेंस पे हमने सिखाया हुआ है हाउ टू यूज तिजोरी फाइनेंस. एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू यूज तो तिजोरी फाइनेंस पे लर्न हाउ टू यूज जो रिवर्स DCF है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रिवर्स DCF भी आ जाएगा. सो दिस इज विद रिवर्स DCF एंड पेग रेशियो, जो TVG के सेकंड पार्ट में दैट इज वैल्यू का पार्ट है, थीम वैल्यू ग्रोथ. विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ फाइनली कमिंग टू द ग्रोथ पार्ट ऑफ द एनालिसिस. तो ग्रोथ समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार आप सिर्फ वैल्यू के चक्कर में वैल्यू में रह जाते हैं एंड आप ग्रोथ नहीं कैप्चर कर पाते. तो एक्चुअली में हैविंग अ माइंडसेट व्हिच अंडरस्टैंड्स बोथ वैल्यूएशंस एंड ग्रोथ बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ और वैल्यू फॉर द सेक ऑफ वैल्यू. वाई सो? बिकॉज ग्रोथ के बहुत तरीके होते हैं. तो ग्रोथ भी साइक्लिकल होती है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, इंडस्ट्रीज की भी साइक्लिकल होती है. तो ग्रोथ के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो एक आपको चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ग्रोथ इज ऑल्सो अ साइक्लिकल फिनोमिनन, कि ग्रोथ हमेशा स्ट्रक्चरल नहीं रहती बट इट्स अ साइक्लिकल फिनोमिनन. किसी कुछ बिजनेसेस में ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रक्चरल होती है, किसी कुछ बिजनेसेस में ज़्यादा साइक्लिकल होती है, या किसी कुछ बिजनेसेस में लेस साइक्लिकल ग्रोथ होती है, किसी बिजनेसेस में बहुत साइक्लिकल ग्रोथ होती है. एंड ग्रोथ में और क्या हमें समझना है कि हमें क्या आंसर लाना है ग्रोथ के अंदर. सिंपल क्वेश्चन का जो हमें आंसर करना है, दैट व्हाई इज दिस बिजनेस ग्रोइंग और व्हाई इज दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रोइंग. दैट इज व्हाट वी हैव टू एनालाइज व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ. तो ग्रोथ के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं. जैसे अभी गवर्नमेंट लिंक्ड सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, EPC प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, कैप गुड्स अच्छा कर रहे हैं. रीजन बीइंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट लेड साइकिल में अभी हम. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट लेड साइकिल में और ऐसी बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या ट्रैक करेंगे, इन कंपनीज की ऑर्डर बुक एंड ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन. सिमिलरली अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, राइट, या कोई सेक्टर बहुत खराब कर रहा है, तो दो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी. टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या देखने को मिलेगा कि या तो कंपनीज केपेक्स कर रही है, या तो कंपनीज केपेक्स कर चुकी है बट अभी अंडर यूटिलाइजेशन के थ्रू जा रही है एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने लग जाती है. जैसे एलिकॉन इंजीनियरिंग में हुआ कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी बढ़ रही है उस कंपनी की और 80-85% के आसपास पहुंचने वाली है. सो दैट इज हाउ यू थिंक अबाउट ग्रोथ, कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एलिकॉन की जैसे आज की नहीं बढ़ी, पिछले 2.5 साल से बढ़ रही है. So that just shows as an example. Similarly, Elecon Engineering की एक सिस्टर कंपनी है एमको एलिकॉन. माइनिंग में बहुत सालों बाद केपेक्स हो रहा है, तो माइनिंग इक्विपमेंट दैट कंपनी मेक्स एंड अगेन उस कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, दैट कंपनी हैज बीन ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट. तो जब वैल्यू चेन्स अच्छा करती हैं, सेक्टर्स अच्छा करते हैं, तो उनके अंडरलाइंग प्रॉक्सीज और अंडरलाइंग बिजनेसेस भी अच्छा करते हैं. तो ग्रोथ को कैप्चर करना, ग्रोथ को समझना एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है. तो इस पार्ट ऑफ द एनालिसिस में, दैट इज थीम वैल्यू एंड ग्रोथ में, अभी हम ग्रोथ की बात करेंगे कि ग्रोथ को हम कैसे बेटर कैप्चर कर सकते हैं और कैसे बेटर अपने फ्रेमवर्क के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं. नाउ फाइनली कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज ग्रोथ. थीम वैल्यू ग्रोथ की हम ग्रोथ को कैसे पकड़ें. तो यहाँ पे जब वैल्यू के साथ भी एक और अटैच चीज थी बिफोर गोइंग टू द ग्रोथ पार्ट, इज दैट की इन्वेस्टिंग रिटर्न्स आर ऑलवेज डिसाइडेड बाय योर एग्जिट प्राइस, राइट, एंड अर्निंग्स एट एग्जिट एंड पी रेशियो एट एग्जिट. और आपका जो एंट्री क्या है, एंट्री प्राइस, अर्निंग्स एट एंट्री एंड पी रेशियो एट एंट्री. जैसे किसी स्टॉक की अर्निंग्स 10 रुपीज़ थी और पी रेशियो 20 रुपीज़ थी, तो आपकी एंट्री हुई 200 रुपीज़ पे. बट किसी स्टॉक की आपके एग्जिट के टाइम पे एंट्री 20 रुपीज़ की हो गई और पी रेशियो उस टाइम पे 30 की हुई, तो आपका एट दी एंड स्टॉक प्राइस हो जाएगा 600 रुपीज़ का. तो ये जो चेंज आता है एक स्टॉक के अंदर, ये क्यों आता है? तो हमने पहले तो देखा थीम पकड़ना जरूरी है, फिर हमने सीखा कि वैल्यूएशन करना जरूरी है. अब हम थर्ड पार्ट जो देखते हैं, दैट इज कि ग्रोथ को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं आएगी तब तक थीम वैल्यू ग्रोथ तीनों एक चीज़ एक दूसरे के साथ मीट नहीं हो पाएंगे. और कंपनी के अंदर ग्रोथ आती क्यों है? कंपनी के अंदर ग्रोथ आती है बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. तो किसी कंपनी के अंदर कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो तो उससे ग्रोथ आ जाती है. तो अगर आप एग्जांपल लेंगे कि जैसे टाइम टेक्नोप्लास्ट में देखते हैं, तो जो कॉम्पोजिट सिलेंडर्स हैं दोज आर डूइंग वेल. अभी वो जो एक हाइड्रोजन सिलेंडर्स है उसके अंदर भी एंटर कर रहे हैं. दैट्स अ न्यू मार्केट फॉर देम दैट इज एंटरिंग.
अगर आप टेक्नोक्राफ्ट का एग्जांपल लेते हैं तो एल्यूमिनियम फोमवर्क उनके लिए एक न्यू प्रोडक्ट है, राइट? सो दे आर एंटरिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी एंड उसमें केपेक्स करके दे आर एक्सपेंडिंग देयर लाइक कैपेसिटीज ओवर देयर। प्रोडक्ट तो एंटर पहले कर लिया था बट अभी वो फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, राइट? तो अगेन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एंड वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी केपेक्स हो रहा है। सिमिलरली और क्यों ग्रोथ आती है? क्लाइंट माइनिंग, जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखते हैं तो सोनाटा सॉफ्टवेयर ने क्लाइंट माइनिंग भी बेटर करा है एंड इंडिया के अंदर इट इज वन ऑफ द लाइक लीडिंग लाइक पार्टनर्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्विजिशन भी करी है यूएस के अंदर। तो दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू ग्रोथ फॉर सोनाटा सॉफ्टवेयर। फिर ग्रोथ इन एंड यूजर इंडस्ट्री, जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी अभी इंडिया में अच्छा कर रही है, चाहे वो माझगांव डॉक हो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे वो जीआरएससी हो, राइट? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्डर बुक इन कंपनीज की एक्सपैंड होते जा रही है। फिर जोग्राफिकल एक्सपेंशन कुछ कंपनीज करती है कि एक जोग्राफी से दूसरी जोग्राफी को जाने लग जाती है। सो दैट इज व्हाट लीड्स टू आल्सो सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ। फिर कोई कंपनी नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कर देती है जिसकी वजह से सॉलिड ग्रोथ आती है, जैसे वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल देखेंगे। सो दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू ब्रांड, सो दैट इज लेड टू मल्टीफोल्ड ग्रोथ, राइट? सिमिलरली पेन्नार इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखेंगे। सो दैट इज अ कंपनी विच इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स एंड केपेक्स प्रॉक्सी प्रोडक्ट्स। तो वो यूएस में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में एंटर कर गए। सो अगेन दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जोग्राफिकल एक्सपेंशन, राइट? एंड एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कोई कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच को एक्सपैंड कर रही है, राइट? तो बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज में जो ग्रोथ आती है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ओपनिंग न्यू स्टोर्स। जैसे आज आप कल्याण या सेनको का एग्जांपल लेते हैं तो दे हैव बीन ओपनिंग न्यू स्टोर्स, राइट? सो दैट इज एन एग्जांपल हाउ थ्रू एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन कीप डूइंग वेल। या मेडी असिस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि बाय एक्वायरिंग इट्स कंपेटिटर्स, राइट, हाउ इट इज एबल टू ग्रो बिकॉज इट इंटीग्रेट्स विद देम, राइट? एंड फाइनली मेडी असिस्ट का मार्केट शेयर एक 10-11% से आज 22% हो गया टीपीए इंडस्ट्री के अंदर। So that is how you have to spot earnings growth whenever you read businesses. अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर देख सकते हैं, कॉन कॉल के अंदर पढ़ सकते हैं कि क्यों ग्रोथ आ रही है बिजनेस में। एक मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट? कि लाइक अगेन बिजनेस माइट टेक सम टाइम टू प्ले आउट। जैसे अगर टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो भी इस कंपनी ने केपेक्स करा है। केपेक्स देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट पे आपको दिखेगा कि 148 करोड़ का आपको CWIP दिखेगा। अगेन आप इनका इंटरव्यू देखेंगे रिसेंट, उन्होंने इसमें बताया कि एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क्स के अंदर जो एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड अच्छी आ रही है तो उसके लिए केपेक्स करे एंड पीक यूटिलाइजेशन पे 1000 करोड़ की उस बिजनेस के अंदर सेल हो सकती है। Q4 हो सकता है इनका वीक हो बट अप्रैल से वो प्लांट लाइव चला गया। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने डाला भी होगा कि कैपेसिटी हैज़ बीन स्टार्टेड आई थिंक समवेयर और द अदर। अगर आप BSE नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे कि बेसिकली इनका जो नया प्लांट है दैट हैज़ गॉन लाइव, राइट? सो आई थिंक या कमेंसमेंट दिस वन कि जो ओनली ओन सब्सिडरी है, राइट? तो उसके अंदर जो ऑपरेशंस है दोज हैव कमेंस। नाउ वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द सेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल कमेंस। तो अगेन जहाँ पे लाइक प्लांट हैज कमेंस तो दैट शोज की एग्जाम्पल है कि एक नया प्रोडक्ट इन्होंने डाला एंड नाउ देयर द प्लांट हैज स्टार्टेड बेसिकली वर्किंग राइट नाउ। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस जहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सेक की थीम इंफ्रा की है, राइट? इंफ्रा की थीम एंड बिल्डिंग मटेरियल की थीम है। वैल्यूएशंस आज अगर ग्रोथ रेट एक्चुअली में 50% आती है तो बेसिकली 20-22% ग्रोथ रेट हो सकती है। एंड ग्रोथ क्या है तो हमने देखा कि एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे बिजनेसेस में देखना है कि कहाँ पे TVG फ्रेमवर्क मैच हो रहा है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप एक सिमिलर केस आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर आप मेरे को करके बताइए कमेंट्स के अंदर। आप सिमिलरली इंटरग्लोब एविएशन में करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वहाँ पे थीम वैल्यू ग्रोथ कैसे लग रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर थीम वैल्यू ग्रोथ कैसे लग रहा है। सिमिलरली आप FEM इंडस्ट्रीज के अंदर करके आपको बता सकते हैं कि थीम वैल्यू ग्रोथ कहाँ पे लग रहा है वहाँ पे। सो दीज आर सम होमवर्क्स दैट आई एम गिविंग यू सो दैट जब आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई करेंगे इस फ्रेमवर्क को तो आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। ये फ्रेमवर्क सेलिंग में भी यूज हो सकता है। यू जस्ट नीड टू इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट, दैट इज अ की व्हेन इट कम्स टू सेलिंग एज वेल। With this, I'll go towards the conclusion of the video. So in conclusion of this video, what we can say कि हमने क्या क्या डिस्कशन करा, हमने थीम की बात करी, हमने वैल्यू की बात करी एंड हमने ग्रोथ की बात करी। और थीम में हमने देखा कि कैसे टॉप डाउन एनालिसिस मैटर करता है, कैसे हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स विच आर ट्रेंडिंग राइट नाउ एंड टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स विच आर आउट ऑफ फेवर राइट नाउ। तो आपके लिए मैंने गूगल के एक शीट आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड करी है जो आप चेक कर सकते हैं कि करंट मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग सेक्टर्स कौन से हैं एंड आउट ऑफ फेवर सेक्टर कौन से हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सेक्टर्स का जाके 30 वीकली EMA देखना है कि क्या वो उससे ऊपर चल रहा है, क्या वो उससे नीचे चल रहा है, साथ साथ वैल्यूएशंस चेक करनी है।
फिर हमने वैल्यू की बात करी और वैल्यूएशंस की बात करी कि कैसे आप डिफरेंट बिजनेसेस को आप सिंपल मेट्रिक से वैल्यू कर सकते हैं। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी वैल्यूएशन फोकस्ड, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम ग्रोथ के चक्कर में वी एंड अप ओवर पेइंग, एंड फिर जब एक्सीडेंटली बैड रिजल्ट्स आते हैं तो फिर अगेन इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग टू कीप होल्डिंग द बिजनेस, बिकॉज टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनली जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, डेट इज की ग्रोथ के रीजंस क्या है एंड व्हाई अ पर्टिकुलर बिजनेस इज ग्रोइंग और एन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, जो ग्रोथ पार्ट है इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज अ TVG फ्रेमवर्क। आपको इस फ्रेमवर्क में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंड लर्निंग क्या लग रही, मेरे को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपने ऐसा सिमिलर फ्रेमवर्क अगर किसी स्टॉक के अंदर लगाया हो तो आप एक बार खुद की पर्सनल जर्नी में एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कोई भी जो बिग विनर होएगा उसके अंदर जो TVG फ्रेमवर्क है उसका रोल ज़रूर होएगा। तो मेरे को अपनी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का केस स्टडी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।